दीदी, जरा ग्लास में पानी डाल दो। रम्या ने खाने की मेज के दूसरी ओर बैठी अपनी बड़ी बहन नंदिनी से कहा। आलस की भी कोई सीमा होती है या नहीं रम्या? तुम एक गिलास पानी भी अपने आप डालकर नहीं पी सकती? नंदिनी ने टका सा जवाब दिया। पानी का जग तुम्हारे सामने रखा था दीदी, इसलिए कह दिया। भूल के लिए क्षमा चाहती हूँ, मैं खुद ही डाल लूंगी। रम्या उतने ही तीखे स्वर में बोली। वही अच्छा है रम्या, तुम जितनी जल्दी अपना काम खुद करने की आदत डाल लो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। नंदिनी सीधे सपाट स्वर में बोली थी। मैं सब समझती हूँ दीदी, इतनी मूर्ख नहीं हूँ। ईर्ष्या करती हो ना तुम मुझसे? लो, और सुनो, मैं क्यों ईर्ष्या करने लगी तुमसे भला? बताओ तो। अरे, बड़ी बहन कुंवारी बैठी रहे और छोटी का विवाह हो जाए, क्या यह कारण कम है? रम्या तीखे स्वर में बोली थी। पर इससे पहले कि नंदिनी कुछ बोल पाती, उनकी माँ रचना ने दोनों का ध्यान आकर्षित किया। तुम दोनों अपने झगड़े से थोड़ा सा समय निकाल सको तो मैं भी कुछ बोलूं क्या? क्या माँ, आप भी मुझे ही दोष दे रही हैं? नंदिनी ने शिकायत की थी। मैं किसी को दोष नहीं दे रही बेटी। मैं तो भली प्रकार जानती हूँ कि मेरी 30-30 साल की दोनों बेटियाँ 5 मिनट के लिए भी आपस में लड़े बिना नहीं रह सकती। 30 साल की होने का ताना आप मुझे दे रही हैं ना? रम्या तो मुझसे 2 साल छोटी है और मैं बड़ी हूँ, तो सारा दोष भी मेरा ही होगा। नंदिनी ने आहत होने का अभिनय किया। मेरा ऐसा कोई तात्पर्य नहीं था बेटा। मैं जो कहने जा रही हूँ उसका तुम दोनों से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो केवल यह कहना चाहती हूँ कि मैंने यह शहर, या यूँ कहे कि यह देश ही छोड़कर जाने का निर्णय कर लिया है। रचना ने मानो शांत जल में पत्थर दे मारा था। क्या? कहाँ जा रही हैं आप? खाने की मेज पर बैठे पति नीरज के विस्फारित होते नेत्रों को उसने देखा। रम्या के पति प्रतीक का मुंह खुला का खुला रह गया था और दोनों बेटियों की नज़र माँ पर ही गड़ी हुई थी। हमारे बैंक की एक नई शाखा सेल्स में खुलने जा रही है। मैंने वहीं जाकर नई शाखा का कार्यभार संभालने की स्वीकृति दे दी है। हमारे बैंक से और 2-3 कर्मचारी भी साथ जा रहे हैं। रचना ने अपनी बात पूरी की थी। क्यों उपहास कर रही हैं माँ? अब इस आयु में आप देश छोड़कर जाएंगी बाहर? रम्या हंस पड़ी थी, पर नंदिनी केवल उनका मुंह ताकती रह गई। यह उपहास नहीं, वास्तविकता है बेटी। दिन रात की इस कलह से मेरा दम घुटने लगा है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा। मैं शायद माँ की भूमिका सफलतापूर्वक नहीं निभा पाई। तुम दोनों का व्यवहार इसका प्रमाण है। फिर भी मैं कहूँगी कि मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया था। नंदिनी की पढ़ाई में कभी कोई रुचि नहीं रही, फिर भी पीछे पड़कर उसने स्नातक तक की पढ़ाई करवाई, कंप्यूटर कोर्स करवाया, 1-2 जगह नौकरी भी लगवाई। पर यह मेरा और उसका, या यूं कहे कि हम दोनों की बदनसीबी है कि वह अब तक जीवन में व्यवस्थित नहीं हो सकी। तुम्हारे लिए भी मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ किया, पर तुमने अच्छी भली नौकरी छोड़कर विवाह कर लिया और अब तुम और तुम्हारे पति प्रतीक दोनों बेकार बैठे हैं। रचना का स्वर बेहद निरीह प्रतीत हो रहा था। और ऐसे में आपने हम सबको छोड़कर जाने का फैसला ले लिया? रम्या और नंदिनी ने संवित स्वर में प्रश्न किया। माँ ने कहा, यहाँ रहकर भी मैं तुम दोनों के लिए कहाँ कुछ कर पाई। वहाँ थोड़ा अधिक पैसा मिलेगा तो शायद मैं तुम लोगों की कुछ अधिक सहायता कर पाऊंगी। वैसे भी ऐसे अवसर कभी कभी ही मिलते हैं। वह तो सीशेल्स जैसे छोटे से द्वीप पर कोई जाना नहीं चाहता, वरना तो मुझे यह भी मौका नहीं मिलता। आप कब तक जाएंगी मम्मी जी? प्रतीक ने प्रश्न किया। 1 माह तो जाने में लग ही जाएगा, थोड़ा अधिक समय भी लग सकता है। परिवार के अन्य सदस्यों को गहरी सोच में डूबे छोड़कर रचना अपने कमरे में चली गई थी। आराम कुर्सी पर पसरकर रचना देर तक शून्य में ताकती रही। कमरे के अंधेरे में वह काल्पनिक आकृतियों को बनते बिगड़ते देखती रही थी। साथ ही अतीत की अनेक बातें उसके मानस पटल से टकराने लगी। क्या हुआ रचना? इस तरह सिर थामे क्यों बैठी हो? उस दिन उसकी सहेली निमिषा ने रचना की आंखें मूंदे स्वयं में ही डूबे देखकर पूछा था। उत्तर में रचना ने अपनी आंखें खोल दी। उनकी डबडबाई आंखें लगातार बरसने लगी थी। क्या हुआ? कुशल मंगल तो है? मैंने तो तुम्हें इस तरह स्वयं पर नियंत्रण खोते कभी नहीं देखा। निमिषा हैरान हो गई थी। तुम स्वयं पर नियंत्रण की बात कर रही हो? मैंने तो अपने सारे जीवन को अनियंत्रित होते देखा है। क्यों? क्या हुआ? कोई विशेष बात? सप्ताह भर से रम्या के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। अपने पति के साथ यहीं हमारे पास रहना चाहती है। रचना धीमे स्वर में बोली। क्यों? प्रतीक का स्थानांतरण यहीं हो गया है क्या? निमिषा ने प्रश्न किया।
किसका स्थानांतरण? निमिषा, वही हुआ जिसका डर था। फोन पर रम्या बता रही थी कि प्रतीक की नौकरी छूट गई है। मुझे तो पहले ही संदेह था कि वह नौकरी करता भी था या नहीं। अब वह नौकरी नहीं करना चाहता, व्यापार करेगा, और व्यापार उसे मेरे अलावा करवाएगा कौन? एक और राज की बात बताऊं तुम्हें? क्या? प्रतीक खुद कोई बात नहीं करता, हर बात में रम्या को आगे करता है। पहले उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर रम्या यहाँ अच्छी भली नौकरी छोड़कर उसके साथ चली गई। अब दिन में 2-3 बार फोन आता है। मैं सप्ताह भर से समझा रही हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि उसकी सहायता कर सकूँ, तो रोने लगी। बोली कि आप तो बैंक में अफसर हैं, क्या कर्ज नहीं ले सकती? नीरज भाई साहब क्या कहते हैं? वह क्या कहेंगे निमिषा? आज तक कुछ कहा है जो अब कहेंगे? उन पर तो जीवन भर व्यापार का भूत सवार रहा, पर व्यापार में कमाया कम और गंवाया अधिक। अब तो उनका शरीर ही साथ नहीं देता। अस्थमा तो पुराना रोग है ही, पर हर दिन कुछ न कुछ लगा ही रहता है। बेटी दामाद के आने के समाचार से भी कोई उन्हें अंतर नहीं पड़ता। वह तो बस अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। फिर तुम क्यों चिंता में घुली जा रही हो रचना? आ रही है तो आने दो उसे। उन दोनों के आने से भला कितना अंतर पड़ जाएगा? निमिषा ने समझाना चाहा था। प्रश्न केवल भोजन कपड़े का नहीं है निमिषा। व्यापार के लिए पूंजी कहाँ से जुटाऊं? ऊपर से मेरी दोनों बेटियों में बिल्कुल नहीं पटती। नंदिनी को कोई वर अपने उपयुक्त नहीं लगता। संसार के सबसे अधिक धनवान, सुदर्शन और प्रसिद्ध वर से ही विवाह करेगी वह। हम तो उसके विवाह की उधेड़ बुन में खोए थे कि रम्या ने अपनी इच्छा से विवाह कर लिया। जग हंसाई न हो इसलिए हमने परंपरागत रूप से विवाह करवाया। वर पक्ष से तो कोई औपचारिकता निभाने भी नहीं आया। विवाह के पहले तो प्रतीक बड़ी डिंगे हाँकता था। विवाह को 6 माह भी नहीं हुए कि नौकरी छूट गई उसकी। घर वालों ने घर से निकाल दिया। अब वह हमारी शरण में आना चाहता है। अब स्थिति यह है कि मेरी नौकरी न हो तो हमारा परिवार भूखे मर जाए। रचना अपनी राम कहानी सुनाती रही। तुम्हारी समस्या तो वास्तव में विकट है। मैं तो केवल सलाह दे सकती हूँ, पर उस पर अमल तो तुमको ही करना है। मैं तुम्हारे स्थान पर होती तो कब की भाग खड़ी होती। तनिक सोचो, यदि तुम उन्हें छोड़कर चली जाओ तो क्या वे भूखे मरेंगे? अपना पेट भरने के लिए तो हाथ पैर हिलाएंगे ही ना। निमिषा ने बात सच ही कहा था, पर रचना को लगा कि उसकी सलाह मानने की शक्ति उसमें नहीं थी। तुम ठीक कहती हो, मेरी नियति ही ऐसी नहीं है निमिषा। कॉलेज में प्रवेश लेते ही माता पिता चल बसे। अपने छोटे भाई और स्वयं को व्यवस्थित करने में मैंने कठिन परिश्रम किया। संतोष इसी बात का है कि उसका जीवन पूरी तरह से व्यवस्थित है, व्यावसायिक रूप से भी और पारिवारिक तौर पर भी। उसे देखकर बड़ी संतुष्टि मिलती है, पर मुझे तो विवाह के बाद भी चैन नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि मेरी दोनों बेटियां अभिशाप बनकर मेरे जीवन में आई हैं। थकी हारी घर पहुंचती हूँ तो नंदिनी एक प्याली चाय को भी नहीं पूछती। सर्वगुण संपन्न वर न जुटा पाने के लिए शायद वह मुझे ही दोषी समझती है। सदा मुंह फुलाकर ही बैठी रहती है। भूल जाओ ये सब रचना। अपनी ओर से तो तुमने दोनों बेटियों के लिए कर्तव्य पूरा कर दिया। हो सके तो उन पर जिम्मेदारी डालकर उनमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न करो। कभी कभी परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं, अतः प्रतीक्षा करो। दोनों सहेलियां भोजन करने लगी थीं, पर रचना की विचार श्रृंखला पहले की भांति ही चलती रही। रम्या आजकल में आने वाली थी। दोनों बहनों में एक क्षण को भी नहीं बनती। इस समस्या को कैसे सुलझाए इसी उहापोह में डूबी थी। निमिषा ठीक ही कहती है कि मेरा घर तो पूरा अजायब घर है, इसे सचमुच छोड़कर भाग जाने का मन होता है। रचना घर पहुंची तो रम्या आ चुकी थी। उसका पति प्रतीक टीवी देखने में व्यस्त था, जबकि रम्या अपना सामान खोल रही थी। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। अब आप ही बता दीजिए कि मैं अपना सामान कहाँ लगाऊं। मैं दीदी से कह रही थी कि वह ऊपर का कमरा हमारे लिए खाली कर दे। वह अकेली जान नीचे के गेस्ट रूम में सरलता से रह लेगी। हम दोनों ऊपर का कमरा ले लेंगे। रम्या रचना को देखते ही बदहवास हो उठी थी। मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपना कमरा किसी को नहीं देने वाली। अतिथियों के लिए अतिथि कक्ष होता है, उन्हें वहीं रहना चाहिए। नंदिनी ने रचना की कुछ बोलने से पहले ही अपना निर्णय सुना दिया था। रहने दे रम्या, बड़ी बहन है तेरी, क्यों छेड़ती है बेचारी को? तुम दोनों अपना सामान अतिथि कक्ष में जमा लो। थोड़ा छोटा अवश्य है, पर बहुत हवादार और आरामदायक कमरा है। रचना ने समझौता करवा दिया था। ठीक है, हमें कौन सा यहाँ जीवन बिताना है, कहीं भी रह लेंगे। प्रतीक का काम जमते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें तो बड़ा सा खुला घर चाहिए। रम्या ने मुंह बनाया। छोड़ो यह सब, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों अपना मन खराब करती हो?
कुछ और बताओ, क्या हाल चाल है? इतने दिनों बाद घर आई हो, इतने दिनों तक क्या किया? कहाँ कहाँ घूमे फिरे? माँ, मैं अतिथि कक्ष में अपना सामान जमा लेती हूँ, बातें बाद में करेंगे, भले कुछ खाने को दो। सामान बांधने और यहाँ आने के चक्कर में नाश्ता तक नहीं किया, बस एक कप चाय पी थी। रम्या की बात सुनकर रचना पिघल उठी थी। बेचारी ने सुबह से कुछ खाया नहीं। नंदिनी, तुमने छोटी बहन को खाने तक को नहीं पूछा? रचना आश्चर्यचकित स्वर में पूछ बैठी। जरूर कुछ खिलाती माताश्री, पर आपकी लाडली ने मुझसे कहा तक नहीं कि वह भूखी है। यह शुभ समाचार तो इसने आपके लिए ही रख छोड़ा था। चल, मैं भी कुछ बना देती हूँ अभी। रचना द्रवित हो उठी थी। बेचारी सुबह से भूखी है। रचना ने आनंद फानंद में गर्मा गर्म पूरियाँ और रम्या की पसंद की सब्जी बना दी। पिता नीरज गुलाब जामुन ले आए थे। बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ भोजन करने बैठा था। अच्छा हुआ रम्या, तुम आ गई। न जाने कितने दिनों बाद आज हम ढंग का भोजन कर रहे हैं, नहीं तो सूखी दाल रोटी खाते खाते मन उब गया था। नंदिनी अपनी प्लेट में पूरी डालते हुए बोली। ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती नंदिनी। तुम क्या अब भी छोटी बच्ची हो जो खाने का मन हो स्वयं बनाकर खा सकती हो? नंदिनी की बात सुनकर रचना तीखे स्वर में बोली थी। हाँ हाँ, पता है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, पर माँ, हर क्षण यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे से मैं अपने लिए खुद ही भोजन बना लूंगी। नंदिनी एकदम से भड़क उठी और अपनी प्लेट छोड़कर वह रोती हुई ऊपर कमरे में चली गई। तुम भी चुप नहीं रह सकती रचना, रुला दिया ना बेचारी को। नीरज बाबू रूखे स्वर में बोले और बेटी को समझाने उसके कमरे में चले गए थे। नीरज बाबू के समझाने बुझाने से उस समय युद्ध विराम अवश्य हो गया था, पर दोनों बहनों के बीच शीत युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। रचना के हर घड़ी यही चिंता सताती थी कि कहीं स्थिति विस्फोटक न हो जाए। माँ, प्रतीक बहुत बुद्धिमान और परिश्रमी है, रम्या बोली। परिवार का थोड़ा सहारा मिल जाता तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, पर उसके पिता और भाई तो उसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। लेकिन बेटी, उसे अपनी नौकरी को कुछ अधिक गंभीरता से लेना चाहिए था कि नहीं? रचना ने अपनी बात स्पष्ट की। माँ, सच पूछो तो अपने पिता के भरोसे ही प्रतीक नौकरी छोड़कर आया था, पर पिता की बेरुखी से बिल्कुल टूट गया वह। वैसे भी उसका क्या दोष है माँ? यही ना कि उसने अपनी पसंद से विवाह किया। रम्या रो पड़ी। रचना प्रस्तर मूर्ति बनी बैठी रही थी। काश वह भी ऐसा कर पाती, पर नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने खून का तिरस्कार करने की सामर्थ्य नहीं रख सकती है। कितनी पूंजी चाहिए प्रतीक को? माँ, कम से कम 15-20 लाख रुपये। एक बार उनका काम चल निकला तो वह आपकी पाई पाई चुका देगा। रम्या, मैं प्रतीक से बात करना चाहती हूँ। उसके मुंह में तो लगता है जबान ही नहीं है। रम्या लपक कर प्रतीक को बुला लाई। देखो बेटे, रचना ने बात स्पष्ट की। मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं तो तुम्हें केवल अपनी वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहती हूँ। हम ठहरे मध्यम वर्गीय लोग। हमारा काम अवश्य चलता है, पर व्यापार के लिए बड़ी रकम जुटा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। ले देकर ये एक घर ही है। कम से कम सिर पर छत होने का संतोष तो है, जहाँ हर परिस्थिति में शरण ली जा सकती है। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो तुम दोनों। थोड़ा अनुभव और पूंजी दोनों पास हों तो व्यापार करने में सरलता रहती है। तुम समझ रहे हो ना? प्रतीक के चेहरे पर बेचैनी के भाव देखकर वह पूछ बैठी। प्रतीक कुछ क्षणों तक शून्य में ताकता चुप बैठा रह गया था। रचना मन ही मन बदहवास हो उठी थी। प्रतीक सामान्य तो है, ऐसा क्या है इसमें जिस पर रम्या रिझ गई थी? रचना ने इसे भी नियति का खेल जानकर खुद को समझाना चाहा था। आखिर मौन रम्या ने ही तोड़ा। माँ, हम आपसे सलाह नहीं, सहायता की उम्मीद लेकर आए थे। बेटी, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर सहायता करने को तैयार हूँ। उस दिन से रम्या ने उनसे बोलचाल भी अत्यंत सीमित कर दी थी। कभी सामने पड़ जाती तो रचना ही बोल पड़ती, अन्यथा रम्या और प्रतीक अपने ही कक्ष में सिमटे रहते। ऐसे में शीशेल्स जाने का प्रस्ताव उन्हें ताजी हवा के झोंके की भांति लगा था। कुछ विशेष भत्तों के साथ उन्हें पदोन्नति देकर भेजा जा रहा था। साथ ही नई शाखा स्थापित करने का अपना रोमांच भी था। इसी ऊहापोह में देर तक सोचती हुई कब वह निद्रा की गोद में समा गई, उन्हें खुद ही नहीं पता चला। नीरज ने जब बत्ती जलाई तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। सो रही थी क्या रचना? सोना ही है तो आराम से पलंग पर सो जाओ, मैं बत्ती बुझा देता हूँ। नीरज बाबू धीर गंभीर स्वर में बोले। थकान के कारण आंख लग गई थी, अभी सोने का मन नहीं है। वह उठी, घड़ी पर नजर डाली। अभी 9 ही बजे थे, पर ऐसी शांति थी मानो आधी रात हो। चूंकि टीवी बंद था इसलिए उन्हें अजीब सा लग रहा था।
क्या बात है नीरज, नाराज हो क्या? कुछ तो बोलो। बोलने को बचा क्या है रचना? तुमने फैसला लिया है तो सोच समझकर ही लिया होगा। मुझे तो सदा यही अपराध बोध सताता है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। पर सच मानो, मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। नीरज बाबू का स्वर बेहद उदास था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने तो हर कदम पर मुझे मजबूत सहारा प्रदान किया है। केवल तुम्हारे ही बलबूते पर तो मैं बेधड़क कोई भी निर्णय ले लेती हूँ। तुम्हारा मेरे जीवन में जो महत्व है उसे पैसे से नहीं आंका जा सकता। रचना का स्वर अनजाने ही भीग गया था। नीरज बाबू हंस दिए, एक उदास खोखली सी हंसी जो रचना के दिल को छलनी करती चली गई थी। इस तरह मन क्यों छोटा करते हो? रचना जी बोली। मैं अकेली नहीं जा रही, हम दोनों साथ जा रहे हैं। नंदिनी और रम्या स्वयं को संभालने योग्य हो गई हैं। लेकिन रचना, नंदिनी का हाल तो तुम जानती ही हो। हम दोनों के सहारे के बिना कैसे जिएगी वह? माँ हूँ मैं, फिर भी मन को समझा लिया है मैंने। शायद जो हमारी मौजूदगी से संभव नहीं हुआ वह हमारी गैर मौजूदगी में हो जाए। जब समस्या सिर पर आ खड़ी होती है तो हल ढूंढने के अलावा और कौन सा रास्ता शेष रह जाता है? रचना ने समझाना चाहा। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो। और कुछ दिनों की ऊहा-पोहा के बाद वह मान गए थे। रचना ने अनेक तर्क देकर उन्हें साथ जाने के लिए मना लिया। नंदिनी के व्यवहार में अब अजीब परिवर्तन देखा था रचना ने। वह कुछ खिची-खिची से रहने लगी थी और बहुत जरूरी होने पर ही उनसे बात करती। ज़्यादातर अपने कमरे में बैठी स्वयं में ही व्यस्त रहने लगी थी। एक दिन रचना बेटी के कमरे में जाकर बैठी और बोली, क्या बात है नंदिनी, आजकल बहुत चुप रहने लगी हो? माँ, आपके पास भी कहाँ समय है मेरे लिए? आप तो कामकाजी महिला हैं, मेरी जैसी निठल्ली थोड़ी हैं। फिर अब तो आप विदेश भी जा रही हैं। नंदिनी के स्वर का व्यंग उनसे छिप नहीं सका था। भविष्य संवारने के लिए एक से दूसरे स्थान जाने का सिलसिला तो सालों से चल रहा है बेटी। वैसे मैं तुम लोगों का पूरा प्रबंध करके जा रही हूँ। तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यदि कभी अचानक कोई ज़रूरत आ पड़े तो तुम्हारे मामा हैं ना यहाँ। वह कह भी रहे थे कि तुम दोनों बहनों का वह पूरा ख्याल रखेंगे और फिर हमारी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सुधर जाएगी। ठीक है माँ, नंदिनी ने निश्वास लेते हुए कहा और बात आई गई हो गई। एक माह का समय कैसे बीत गया रचना को पता भी नहीं चला। इस दौरान दफ्तर और घर दोनों ही जगहों पर उनकी व्यस्तता बढ़ गई थी। जब जाने का समय आया तो रचना रो पड़ी। नीरज बाबू का मन भी बोझिल हो उठा था, पर वह पत्नी को ढाढ़स बंधाते रहे। उधर माता पिता के विदा कर लौटी नंदिनी घर पहुंचते ही फूट फूट कर रो पड़ी। जब बहुत देर तक उसका रोना बंद नहीं हुआ तो रम्या के संयम का बांध टूट गया। अब कब तक यूं रोने पीटने का कार्यक्रम चलेगा दीदी? वह बेहाल स्वर में नंदिनी से पूछ बैठी। माँ पापा चले गए हैं, यह पता है मुझे। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि माँ ने एक बार भी मुझसे साथ चलने को नहीं कहा। नंदिनी सुबकते हुए रम्या से बोली। लो और सुनो, तुम्हारे कारण ही तो माँ पापा घर क्या देश भी छोड़कर चले गए। फिर तुम्हें साथ चलने को कहने का क्या औचित्य था? रम्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। वे मेरे कारण नहीं, तुम्हारे कारण गए हैं रम्या। जब देखो तब पैसा चाहिए था तुम्हें। मैं पूछती हूँ कि जब पूंजी नहीं है तो व्यापार करना जरूरी है क्या? प्रतीक नौकरी नहीं कर सकते? नंदिनी क्रोध में आ गई थी। दीदी, मुझे कुछ भी कहो, पर मेरे पति प्रतीक को बीच में मत लाओ तो ही अच्छा है। पूंजी के लिए माँ से मैंने कहा था, प्रतीक ने नहीं। रम्या ने विरोध प्रकट किया। सुनते ही नंदिनी भड़क उठी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि प्रतीक को हस्तक्षेप करना ही पड़ा। यदि आप दोनों बहनों का झगड़ा शांत हो गया हो तो हम भोजन कर ले। मुझे जोर की भूख लगी है। मैंने मेज पर खाना लगा दिया है, प्रतीक ने अनुनयपूर्ण स्वर में पूछा। उसके नाटकीय अंदाज को देखकर रम्या शांत हो गई और नंदिनी रूठकर अपने कमरे में चली गई। दीदी को भी बुला लो, नहीं तो वह भूखी ही सो जाएंगी, प्रतीक रम्या से बोला। मैं न कभी रूठती हूँ और न रूठे हुए को मनाती हूँ, रम्या ने उत्तर दिया। क्यों? ठीक है, तो मैं ही बुला लाता हूँ उन्हें। प्रतीक उठ खड़ा हुआ। अरे वाह, आज दीदी के लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा है। रम्या, समझ से काम लो। मम्मी पापा अब नहीं हैं यहाँ पर जो तुम्हारी दीदी को मनाकर खिला पिला देंगे। तुम दोनों एक दूसरे की चिंता नहीं करोगी तो कौन करेगा? प्रतीक ने रम्या को समझाना चाहा। रम्या ने कहा, बड़ी वह है, मैं नहीं। यूँ बात बात पर रूठना उन्हें शोभा देता है क्या प्रतीक? मैं नहीं जानने वाली उन्हें मनाने के लिए, रम्या ने दो टूक उत्तर दे दिया।
प्रतीक नंदिनी को बुलाने चला गया, पर प्रतीक के साथ आई तो तीनों भोजन करने बैठे। पर दोनों बहनें बातचीत करना तो दूर, एक दूसरे से नजरें मिलाने से भी कतरा रही थीं। नंदिनी ने चुपचाप भोजन किया और फिर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। देखा तुमने, ऐसे कितने दिन चलेगा? आई, खाना खाया और फिर अपने कमरे में जा बैठी। हम दोनों क्या उनके सेवक हैं जो सारा काम करते रहे? वह तुम्हारी बड़ी बहन है रम्या। लोग तो अनजान लोगों की भी सेवा कर देते हैं। मन शांत रखोगी तो स्वयं भी चैन से रहोगी और दूसरे भी आनंदित रहेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। कुछ रिक्त स्थानों के विज्ञापन देखे थे, उन्हें भेजने के लिए प्रार्थना पत्र टाइप करने हैं। वह उठ खड़ी हुई। रम्या, तुम अपनी पुरानी कंपनी में पुनः प्रयत्न क्यों नहीं करती? शायद बात बन जाए। प्रतीक ने रम्या को सलाह दी। क्या कर रहे हो? जब मैं अचानक नौकरी छोड़ी थी तो हमारे प्रबंध निदेशक आग बबूला हो गए थे। विवाह के लिए 2 माह का वेतन अग्रिम लिया था मैंने, उसे चुकाए बिना ही मैं छोड़ आई थी। अब क्या मुंह लेकर जाऊंगी वहाँ? रम्या रुआंसी हो उठी। तुमने ऐसा किया ही क्यों? तुम्हारे नए नियोक्ता अवश्य उनसे पूछताछ करेंगे, इसलिए तो मैं कंपनी का नाम तक नहीं ले रही। ऐसा करने से कर्मचारी की साख को बट्टा लगता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या पता था कि फिर से मुझे नौकरी करनी पड़ेगी? रम्या बोली। विवाह से पहले कितने सपने देखे थे, सब मिट्टी में मिल गए। यूँ मन छोटा नहीं करते। मैं नौकरी और व्यापार दोनों के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ ना। कुछ मित्रों से बात की है, कुछ न कुछ हो जाएगा। प्रतीक ने रम्या को आश्वासन दिया। अगले दिन रम्या और प्रतीक सोकर उठे तो नंदिनी चाय बना रही थी। आशा के विपरीत वह ट्रे में 3 प्याली चाय लेकर आई और प्रतीक और रम्या को उनकी चाय थमाकर अपनी चाय पीने लगी। धन्यवाद दीदी, चाय बहुत अच्छी बनी है। प्रतीक आखिरी घूंट लेते हुए बोला। धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए प्रतीक। रात्रि के भोजन के लिए तुम नहीं बुलाते तो शायद मैं भूखी ही सो जाती। इस घर में तो मेरे खाने न खाने से किसी को अंतर ही नहीं पड़ता। नंदिनी भरे गले से बोली। रम्या ने चौंक कर नंदिनी को देखा। आप क्यों चिंता करती हैं दीदी, हम हैं ना। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। प्रतीक ने ढाढ़स बंधाया। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। रम्या ने अनेक प्रयत्न किए पर कहीं सफलता नहीं मिली। उसे नौकरी की। आखिर उसने अपनी पुरानी कंपनी में जाने का निर्णय लिया। नमस्ते सर। रम्या ने प्रबंध निदेशक अस्थाना के कमरे में घुसते ही अभिवादन किया। ओह रम्या, कहो कैसी हो? तुम विवाह करते ही ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सींग। तुम तो यह भी भूल गई कि तुमने कंपनी से 2 माह का अग्रिम वेतन लिया हुआ था। यह मैं कैसे भूल सकती हूँ सर। सच पूछिए तो कुछ व्यक्तिगत समस्याओं में ऐसी उलझ गई थी कि यहाँ आ ही नहीं सकी। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओह, तो काम करने आई हो तुम? पर मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मेरे ऊपर भी कुछ अफसर हैं और उनसे आज्ञा लिए बिना तुम्हें फिर से काम पर रखना संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन सर, यदि आपने मुझे काम पर नहीं रखा तो 2 माह का वेतन चुकाने की सामर्थ्य मुझ में कहाँ से है? ठीक है, तुम अपना प्रार्थना पत्र छोड़ जाओ। कोई निर्णय लेते ही तुम्हें सूचित करेंगे। अस्थाना साहब ने 2 टुक शब्दों में कह दिया था। थकी हारी रम्या घर पहुंची तो वह चौंक गई। घर में तीव्र स्वर लहरियां गूंज रही थी। अंदर पहुंची तो पाया कि नंदिनी दीदी एक लोकप्रिय गीत की धुन पर थिरक रही थी। कुछ देर तो रम्या ठगी सी उन्हें देखती रही। दीदी, तुम तो छिपी रुस्तम निकली। इतना अच्छा नृत्य करती हो तुम और मुझे पता तक नहीं। वह बोली। जब मन प्रसन्न हो रम्या तो पांव स्वयं ही थिरक उठते हैं। नंदिनी भाव विभोर स्वर में बोली और फिर एक पत्र उसकी ओर बढ़ा दिया। ओह दीदी, एंजल कॉन्वेंट स्कूल की ओर से भेजा गया यह तो तुम्हारा नियुक्ति पत्र है। वही तो, यह मेरा पहला नियुक्ति पत्र है। शायद मुझ अभागी का भाग्य भी करवट ले रहा है। ऐसा नहीं कहते दीदी, मैं जानती थी कि एक न एक दिन तुम अवश्य अपनी योग्यता के झंडे गाड़ोगी। रम्या, मुझे कल से ही काम पर जाना है, पर तुम चिंता मत करना, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। नंदिनी ने रम्या का मुंह मीठा करवाया। रम्या, कहाँ हो? देखो तो, बड़ा ही सुखद समाचार है। कुछ ही देर में प्रतीक ने प्रवेश किया। कहो ना, क्या बात है प्रतीक? मैंने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी बना ली है। बैंक ने कर्ज देने की बात भी मान ली है। मेरे एक हिस्सेदार के पिता बैंक में कार्यरत हैं। उन्होंने हमारी बड़ी सहायता की। अब तुम्हें कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। रचना और नीरज बाबू को फ़ोन पर जब नंदिनी और प्रतीक ने अपनी सफलता की बात बताई तो उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। रचना तो अपनी बेटियों को याद कर सिसक उठी थी। मन हो रहा था कि उड़कर अपने घर वापस पहुंच जाऊं और दोनों बेटियों को अपने गले लगा लूं। रचना बोली,
मैं तो अगले सप्ताह ही उड़कर अपनी बेटियों के पास जा रहा हूँ। कई अधूरे काम पूरे करने हैं। नीरज बाबू बोले। मैं भी छुट्टी लेकर चलती हूँ। नंदिनी और रम्या से मिलने को बड़ा मन हो रहा है, रचना ने कहा तो नीरज बाबू प्रसन्नता से झूम उठे। मैंने कई जगह नंदिनी के विवाह की भी बात चलाई है। 2-3 जगह से कुछ आशा बंधी है। इस बार भारत जाकर नंदिनी का विवाह करके ही लौटेंगे। रचना पुलकित स्वर में बोली और नंदिनी के लिए आए विवाह प्रस्ताव की सूची बना ली। पति पत्नी मिलकर कंप्यूटर पर विवेचना करने लगे। क्यों न यह विवरण और फोटो नंदिनी को भेज दें, उसकी राय भी तो जान लें। नीरज बाबू बोले। नहीं नहीं, यह सुखद समाचार तो वहां पहुंचकर हम स्वयं ही सुनाएंगे उसे। नंदिनी के चेहरे पर आने वाले भाव मैं स्वयं देखना चाहती हूँ। रचना मुस्कुराती थी, उस प्रकाश स्तंभ की भांति जो स्वयं निश्चल खड़ा रहकर भी दूर दूर तक लोगों को राह दिखाता है। आखिर होता वही है जो नसीब में लिखा रहता है, और समय जब आता है तब वह ज़रूर होकर रहता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।